यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये हम आपको कराने जा रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये फिगर्स दी हुई हैं, अमीटर कनेक्ट किया हुआ है, अलग अलग फिगर्स हैं और इसमें अलग अलग तरीके से अमीटर को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, इस फिगर को फिगर नंबर 1 में देखिए, रेजिस्टेंस ऐसे है, अमीटर यहाँ है और इन सब का अरेंजमेंट ये दिया हुआ है, ये कीज है, ये बैटरी। ऐसे ही यहाँ पे अमीटर को एक तरफ इधर लगा दिया है और ये रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है और यहां से कनेक्शन डायरेक्ट है और एक ये दिया हुआ है। ये 3 फिगर दिखाए हैं इन्होंने और कह रहे हैं कि बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो करंट रिकॉर्ड करेगा अमीटर, द करंट रिकॉर्डेड इन द अमीटर विल बी नंबर 1 है मैक्सिमम इन 1, मैक्सिमम इन सेकेंड, मैक्सिमम इन थर्ड, या सेम इन ऑल केसेस। 3 फिगर्स दी हुई हैं, कह रहे हैं मैक्सिमम इन सेकेंड, मैक्सिमम इन थर्ड या सेम इन ऑल केसेस। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सभी के सभी में सेम करंट होगी, या फर्स्ट वाले में ज्यादा होगी, सेकंड वाले में ज्यादा होगी, या थर्ड वाले में ज्यादा होगी? ये आपको देखना है और बताना है इसका आंसर। जल्दी से बताइए। तो करेक्ट आंसर है सेम इन ऑल केसेस। सेम इन ऑल केसेस, सबके सभी में सेम होगी। भाई क्यों सबके सब में सेम होगी? क्योंकि अमीटर सब किसी में सीरीज में लगा हुआ है और अमीटर सीरीज में ही लगा होता है। अब ये अमीटर के लगाने का तरीका अलग अलग है, बट लगा तो सबके सीरीज में ही है। अगर अमीटर सीरीज में लगा हुआ है तो भैया सबकी करंट सेम ही नापेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सबके आर 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 हैं। अगर आर ही रेजिस्टेंस है, सेम बैटरी है लगी हुई, तो भैया करंट क्या अलग अलग होगी? किसी की भी करंट अलग अलग नहीं होगी, सबकी सेम होगी, क्योंकि अमीटर सीरीज में लगा होता है। क्लियर? क्वेश्चन सुनिएगा, समझिएगा। देखिए ये ग्राफ जो दिया हुआ है अगला क्वेश्चन में, कह रहा है अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट VI ग्राफ, वोल्टेज इन वोल्ट, करंट इन एम्पियर। ठीक है, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम्पियर ऊपर कर लीजिए, वोल्ट नीचे कर लीजिए, इंटरचेंज कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ग्राफ आते हैं VI के, तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट द VI ग्राफ ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम विद रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, विच आर शोइंग इज ट्रू। कौन सा इसमें से ट्रू है? ये नाइक्रोम वायर का एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, इसमें से सही कौन सा होगा? ठीक है, इसमें ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। I को ऊपर ले लीजिए, V को नीचे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसमें से सबसे सही ग्राफ कौन सा एक्सप्लेन हो रहा है आपको ये बताना है। चलिए बताइए। जो इसके 4 ऑप्शन है, वो 4 ऑप्शन कौन से सही वाला आपको चूज करना है वो दिखा रहा है। ऑप्शंस देख लीजिए। इस ग्राफ को देख के आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस ग्राफ को देख के ऑप्शन नंबर 1 है R1, R2, R3 तीनों बराबर, R1 इज ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, और R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, या R2 इज ग्रेटर देन R3 देन R3 इज ग्रेटर देन R1। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको चूज करके बताना है। देखिए ग्राफ को और बताइए जल्दी से। देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है, I और V के बीच ग्राफ है। आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, अब R और I के बीच में अगर आप देखिए क्या रिलेशन होगा, R और I के बीच में अगर सेम पोटेंशियल रखा जाए, सेम पोटेंशियल पे अगर मान लीजिए इसी पॉइंट पे कहा जाए, तो I और V के बीच में, I और R के बीच में क्या होगा? अगर इसे कांस्टेंट करते हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/I हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन क्या आएगा? देखिए कि अगर V को हम कांस्टेंट रखते हैं एक पॉइंट पे, मान ले यहां पे, तो इसी पे ही हम सबकी बात कर लें, या इस पॉइंट पे बात कर लो सबकी। ठीक है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है, यानी कि I बढ़ेगा तो R कम होगा। देखिए I जितना बढ़ रहा है R उतना ही कम हो रहा है। इसका मतलब R जितना कम होगा I उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है R1
अब इसके ग्राफ्स देख लीजिए, R1 जो है यहां पे ज्यादा है, R1 कम है क्योंकि I सबसे ज्यादा है, I की वैल्यू ये मैक्सिमम है, तो ये R1 हुआ सबसे कम, I की वैल्यू उससे कम, तो R2 उससे ज्यादा, और R3 उससे भी ज्यादा, क्योंकि I3 की वैल्यू यहां सबसे कम है, यहां लीस्ट वैल्यू है, तो यहां मैक्स वैल्यू होगी, है ना। तो R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3, यही तो होगा, उल्टा होगा, है ना। अगर I1 ज्यादा है तो R1 सबसे कम होगा, I1 सबसे ज्यादा तो R1 सबसे कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ये, ठीक। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। ये जो फिगर है, इस फिगर को देखिए, इसमें ए और बी के बीच कह रहे हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। इस फिगर में ए और बी के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 ओम, 6 ओम, मे बी 10 ओम, मस्ट बी 10 ओम, बता रहे। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, सीरीज में लगे हुए हैं, और ये पूरा एक वायर ऐसे गया हुआ है, A टू B तक ये गया हुआ है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस A से लेके B तक टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, और ऑप्शन आपके ये दिए हुए हैं 4, 4 ओम, 6 ओम, मे बी 10 ओम, मस्ट बी 10 ओम। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, इसमें से इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना इसका आंसर होगा, ये आपको बताना है, ठीक। देखिए सर, इसमें आंसर कैसे निकलेगा, हमें पहले देखना है कि यहां पे रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है, इसमें ट्रिक क्या है। यहां ट्रिक ये है कि इस वायर को शॉर्ट कर दिया गया, यानी यहां से यहां मिला दिया गया। करंट की प्रॉपर्टी समझिएगा जरा, यहीं पे एक प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं करंट की। करंट की प्रॉपर्टी होती है कि करंट मूव करती है और हमेशा छोटे से छोटा रास्ता देखती जो सीधा साधा होता है। तो करंट मान लीजिए यहां से चलेगी आई, तो करंट इस पे जाएगी, फिर करंट इस पे नहीं जाएगी। अब देखिए इसके पास 2 रास्ते हैं करंट को यहां बी तक पहुंचने के, या तो ये 6 ओम से निकल जाए या ये डायरेक्ट बिना किसी ओम के निकल जाए। तो भैया करंट बचेगी 6 ओम से कि भैया वहां तो रेजिस्टेंस है और यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा निकलना है, तो ये इस पाथ को पकड़ के निकल आएगी। इसे कहते हैं शॉर्ट कर देना। ये शॉर्ट सर्किट ऐसे ही हो जाते हैं, ये पाथ को छोटा करके निकल आएगी। तो 6 ओम का रेजिस्टेंस तो निगलेक्ट हो गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बचा, सिर्फ 4 ओम का ही तो इफेक्टिव रह गया। नहीं समझ आई बात, ओके। क्वेश्चन है, अ कूलर ऑफ 1500 watt 220 volt and a fan of 500 watt 200 volt are to be used from a household supply। यही यूज हो रहे हैं किसी हाउस होल्ड सप्लाई में। कह रहे हैं द रेटिंग ऑफ फ्यूज शुड बी, फ्यूज जो लगा हो घर में उसकी रेटिंग कितनी हो। ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं 2.5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7.5 एम्पियर या 10 एम्पियर। क्वेश्चन को फिर से एक बार बता दे रहे हैं। एक कूलर है जो 1500 वाट और 200 वाट का है, और एक फैन है जो 500 वाट और 200 वोल्ट का है। इसको यूज किया जा रहा है घर में। कह रहे हैं जो फ्यूज लगा होगा घर में उसकी रेटिंग कितनी होगी, और ये 4 ऑप्शन है, इसकी रेटिंग को निकालिए जरा। देखिए इसमें कैसे करा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें टोटल पावर को यूज देखना पड़ेगा, कितनी पावर यूज हो रही है, क्योंकि हमें करंट निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI से। हम करंट तो निकाल लेंगे P अपॉन V करके, V हमें पता है, हमें पावर टोटल निकालना है कि भैया पावर कितनी है। अगर आप देख सकें तो क्योंकि हाउस होल्ड की सप्लाई जो होती है वो पैरेलल में होती है और सबकी पोटेंशियल डिफरेंस यानी V तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब हमें लोगों को इसके बारे में देखना है कि P कितना होगा। तो P इज इक्वल टू होता है P1 प्लस P2, टोटल पावर निकल आएगी P1 प्लस P2 से 1500
प्लस 500 इज इक्वल टू 2000 और v इसके डिवाइड में कर देंगे, अगर p बाई v कर देंगे यानी 200 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर। ये हमारी हो गई आई करंट। समझ में आई बात या नहीं? तो 10 एम्पियर हो गया हमारा करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा आप, उसके बाद हम ऑप्शन लिखेंगे, बस आप सुनिएगा क्वेश्चन। अ फ्यूज वायर रिपीटेडली गेट्स बर्न व्हेन यूज्ड विद अ गुड हीटर। अ फ्यूज वायर रिपीटेडली गेट्स बर्न when used with a good heater. It is advised to use the fuse wire off. क्वेश्चन को समझा रहे हैं, देखिएगा फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। कह रहे हैं अगर कोई फ्यूज है, वायर है, ठीक है, कोई फ्यूज लगा हुआ है और उसमें हम जब हीटर लगाते हैं, मान लो किसी कनेक्शन में हमने हीटर लगाया तो फ्यूज का वायर बार बार जल जाता है। जब जब हम हीटर लगाते हैं फ्यूज का वायर जल जाता है। तो बताओ हम इसमें से कौन से टाइप का फ्यूज वायर यूज करें जिसकी लेंथ ज्यादा हो, जिसकी लेस रेडियस हो, जिसकी ज्यादा रेडियस हो या जिसकी लेंथ कम हो। ठीक है, यानी कम लेंथ, ज्यादा लेंथ, कम रेडियस या ज्यादा रेडियस में से कौन सा हम वायर यूज करें कि हमारा फ्यूज जो है वो अब जले ना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो मोटा वायर यूज करेंगे मोर रेडियस का, क्योंकि फ्यूज जो होता है हमारा, फ्यूज अगर आपने देखा हो तो कुछ इस तरीके से होता है, इसके बीच में यहां से और यहां के बीच में वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है, एक वायर को। तो लेंथ तो उतनी ही रखना पड़ेगी, फ्यूज के अंदर लेंथ तो लिमिटेड ही रहती है, लेकिन हाँ हम उसमें मोटा अगर वायर यूज कर लें जिसकी रेडियस ज्यादा हो तो भैया हीटर जो है वो इसे जलाएगा नहीं, बर्न नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी हम उस वायर को चूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 वॉट। कह रहे हैं कि पांच रेजिस्टेंस हैं, 5 रेजिस्टेंस है, हर किसी का रेजिस्टेंस 1/5 वोल्ट ओम है। तो इससे मैक्सिमम कितना हम रेजिस्टेंस मिल जाएगा, हमें मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर एक वायर का रेजिस्टेंस 1/5 ओम है और ऐसे ऐसे 5 वायर लगे हुए हैं तो इससे कितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल सकता है। ठीक है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस इससे कितना मिल सकता है, आपके 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। क्या है देखिएगा जरा, ये 4 ऑप्शन है 1/5, 10, 1 और 5। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि भैया इतना ओम मैक्सिमम मिल सकता है, अगर 5 रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करें तो मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकाल रहा है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना 5 में होगा मैक्सिमम, ये बताना है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस तब गेन कर सकते हैं जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो भैया हमने 5 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। आर जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा वो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड प्लस R5। क्लियर है? तो हमने 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 यानी कि 5/5 इज इक्वल टू 1 ओम। समझ में आया? तो मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस मिल सकता है हमें इससे, 1 ओम का। अगर पैरेलल में कर देते तो भैया और कम हो जाता है, इसलिए सीरीज में करके हमने देखा कि भैया मैक्सिमम 1 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ करंट आई थ्रू अ रेजिस्टेंस, इफ अ करंट आई, करंट क्या है, आई है, किसी रेजिस्टेंस की इंक्रीज कर दी जाती है बाई 100%। If a current I through a resistor is increased by 100%, और कह रहे हैं अज्यूम करना है, अज्यूम दैट टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, तब कह रहे हैं द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी। ऑप्शन है 100%, 200%, 300% या 400%। अगर करंट को 100% बढ़ाया जा रहा है तो बताओ पावर कितने परसेंट इंक्रीज होगी। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए इसमें से क्या ऑप्शन आएगा। देखो क्वेश्चन फिर से एक बार बता रहे हैं, कह रहे हैं इफ करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज बाय 100%,
ठीक है, अगर करंट को 100% बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं अज्यूम करो दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। भैया टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही हैं, और अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट हो जाएगा। आर क्या है? कांस्टेंट है। ये पता चल गया आपको कि रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, कह रहे हैं फिर बताओ पी में क्या चेंज आएगा, पी की कितनी परसेंटेज बढ़ जाएगी पावर की। अगर करंट बढ़ा रहे हैं तो पावर तो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो पी का क्या चेंज आएगा। देखिए हमें हिंट दे दी इन्होंने, क्या करंट जो है जब बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, यानी आर कांस्टेंट है। तो आपको पता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, यही आई और P में रिलेशन है। ठीक, अगर R कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, आई स्क्वायर। ठीक, अगर ये कंडीशन है तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर। ठीक, हमें क्या करना है, हमें P2 फाइंड करना है। P1 तो पता है, P1 हमने कह दिया P है, से P1 इज इक्वल टू P, तो हमें P2 फाइंड करना है, तो इसको रेसिप्रोकल ले लो, उल्टा कर लो। P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 का होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज रख दो। P जो थी वो इनिशियल P1 में P थी, तो P2 कितनी होगी हमें ये पता करना है। I की वैल्यू इनिशियल तो I थी, 100% बढ़ गई। 100% बढ़ जाने का मतलब क्या होता है, दुगनी हो गई। 100 टाइम्स बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ, दुगनी हो गई। I प्लस आई इज इक्वल टू 2I। नहीं समझ में आया? करंट 100% बढ़ जाने का मतलब करंट दुगनी हो गई। ठीक, कोई चीज एक है और उसका 100% बढ़ जाए, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2I के बराबर हो गई, तो I2 की जगह क्या रख देंगे, 2I। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू 4I बाई आई से आई कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 4। तो P2 कितना आया, P2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ P1। हमें ये तो पता चल गया, परसेंटेज में नहीं पता चला, लेकिन हमें ये पता चल गया कि P2 कितना है, ये P1 का 4 टाइम्स हो गया, यानी P जो था वो नो डाउट इंक्रीज करा। कितना बढ़ा, 4 टाइम्स बढ़ गया। अब परसेंटेज में इसे निकालना है। क्या इसका परसेंट नहीं निकाल सकते कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? फॉर्मूला लगाइए परसेंटेज इंक्रीज का। परसेंटेज इंक्रीज इन पावर इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। यही तो करते हैं, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। क्या आया P2 माइनस P1, 4 था, 4P माइनस 1, 4 टाइम्स था, हम PP क्यों ले रहे हैं, 4P माइनस 1P ऐसे कर लीजिए। ठीक है, 4P माइनस 1P अपॉन P। ठीक, 1P या खाली P कोई बात नहीं है, तो क्या हुआ 3P अपॉन P से P कैंसिल, इंटू 100 था, इज इक्वल टू 300%। आंसर आया या नहीं आया? ठीक, समझ में आ गई बात या नहीं? हमने क्या करा, पहले तो देखा कि 100% I इंक्रीज हो रहा है, इट मींस I की वैल्यू दुगनी हो गई है। ठीक, R कांस्टेंट रखा हुआ है, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, I स्क्वायर चल रहा है। हमने यहां से दो चीजें फाइंड कर ली हैं, इन दो को फाइंड करके हमने नए पावर की वैल्यू निकाली। नई पावर कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ P1। P1 की 4 टाइम्स हो जाएगी, और P1 की अगर ये 4 टाइम्स हो गई तो हमने कहा अगर 4 टाइम्स हुई है तो परसेंटेज कितना इंक्रीज कर गया। परसेंटेज इंक्रीज करने का ये फॉर्मूला लगा के हमने इसे सॉल्व कर लिया। P2 माइनस P1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, यही होता है फॉर्मूला कितने परसेंट इंक्रीज करा। ठीक, क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और देखिए, कह रहे हैं रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही है, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन हम लिख नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं, समझिएगा। कह रहे हैं पहला ऑप्शन ये है
कि द मटीरियल इज चेंज, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी अगर मटीरियल इज चेंज्ड, द टेम्परेचर इज चेंज्ड, द शेप ऑफ रजिस्टर इज चेंज्ड, बोथ मटीरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज्ड। देखिए कह रहा है अगर मटीरियल चेंज हो जाए, मटीरियल का शेप चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, टेम्परेचर या मटीरियल दोनों ही चेंज हो जाएं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 1 है मटीरियल इज चेंज्ड, ऑप्शन 2 है द टेम्परेचर इज चेंज्ड, ऑप्शन 3 है द शेप ऑफ रजिस्टर इज चेंज्ड, या 4 बोथ मटीरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज्ड। रेजिस्टिविटी किसमें चेंज नहीं होगी? ठीक है, तो रेजिस्टिविटी सिर्फ उस कंडीशन में चेंज नहीं होगी जब हम शेप को चेंज करेंगे, क्योंकि शेप चेंज होने से देखिए रेजिस्टिविटी सिर्फ तब नहीं चेंज होती है जब मटेरियल सेम रहता है। मटेरियल सेम रहेगा तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। यहां पहला ऑप्शन ही था कि मटेरियल चेंज कर देते हैं, तो भैया ये ऑप्शन तो हो गया खत्म। दूसरा ऑप्शन था कि टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, दूसरा ऑप्शन हो गया खत्म। तीसरा है शेप चेंज कर देते हैं, तो अगर शेप चेंज करोगे तो मटेरियल तो सेम रहेगा। तो भैया अगर सेम रह रहा है तो भैया आपको पता है कि अगर शेप चेंज कर रहे हैं तो मटेरियल सेम है, इट मींस क्या हुआ? रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। और चौथा था बोथ 1 and 2, तो 1 and 2 तो हो नहीं सकता, इसलिए चौथा भी गलत हुआ। इस तरह से यह आंसर सी जाता है। क्लियर? क्वेश्चन सुनिएगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रजिस्टर्स ऑफ 2 ohm and 4 ohm respectively connected in series to a 6 volt battery। कह रहे हैं 2 रेजिस्टेंस हैं 2 ओम के और 6 ओम के, कनेक्ट है सीरीज में, बैटरी है 6 वोल्ट की। ठीक है, क्वेश्चन समझते रहिएगा। द हीट डिसिपेटेड बाई 4 ओम रजिस्टर इन 5 सेकेंड। कह रहे हैं सॉरी 4 ओम और 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम, एक मिनट, 2 ओम और 4 ओम के रजिस्टर्स है। कह रहे हैं कि 2 रजिस्टर्स लगे हुए हैं 2 ओम और 4 ओम के 6 वोल्ट की बैटरी से। अगर 2 ओम और 4 ओम के 2 रजिस्टर्स लगे हैं 6 ओम की बैटरी से, तो हीट कितनी जाएगी 4 ओम के रजिस्टर में अगर 5 सेकेंड तक हम इसको यूज करते हैं, तो हीट कितनी जनरेट होगी? ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, 2 ओम का एक कनेक्ट है सीरीज में और 4 ओम का एक कनेक्ट है सीरीज में, और दोनों के दोनों बैटरी से जुड़े हुए हैं। कह रहे हैं 4 ओम वाले में अगर 5 सेकेंड तक करंट जा रही है तो कितनी हीट जनरेट होगी? टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। ठीक है, आपको फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है, जल्दी से आंसर निकाल के बताइए। इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इसमें सबसे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक, हमें हीट का फॉर्मूला पता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, तो जितनी भी हीट जनरेट होगी वो आई स्क्वायर आर टी के बराबर होगी। वेयर टी इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड दे रखा है उन्होंने 5 सेकेंड। आई की वैल्यू हमें पता करना, आर हमें पता ही है, तो आर की वैल्यू तो 4 ओम है ही है। टाइम पीरियड हमें पता चल ही गया है, लेकिन हमें नहीं पता है तो आई नहीं पता है, तो हमें पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कितना है? क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी है, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में होता है 6 ओम और V दिया हुआ है हमें 6 वोल्ट, तो ये सीरीज में है तो करंट दोनों में रहेगी सेम, तो हम टोटल करंट निकाल लेंगे। I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R, है ना, तो निकल आएगी 1 एम्पियर की करंट, 1 एम्पियर की करंट निकल आई, 1 एम्पियर की करंट निकल आई भैया। इससे वैल्यूज रखेंगे, 1 एम्पियर आ जाएगा, 1 एम्पियर की करंट इसमें रख देंगे, हीट निकाल लेंगे, कितनी आएगी? सिंपल सी बात है, हीट आएगी 20। अब हीट की यूनिट होती है जूल, तो 20 जूल इसकी हीट, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, पावर की एक और यूनिट होती है, एक होती है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वॉट? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वॉट? पता है क्या ये आपको? ये एक नॉलेज का पॉइंट है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, याद रखिएगा 746 वॉट होता है 1 हॉर्स पावर।
ठीक है, ये याद रखिएगा पॉइंट। तो सीबीएसई 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया, इसमें ये कहा गया कि एक बैटरी लगी हुई है, इसमें ढेर सारे सेल लगे हुए हैं, इसलिए ये डॉट 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 दिखा के इन्होंने कहा ये पूरे सेल लगे हुए हैं और ये ऑन है और ये सर्किट दिया हुआ है। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, इस सर्किट में वैल्यू आर की फाइंड करना है, फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर, अमीटर की रीडिंग फाइंड करना है, एंड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी, इस बैटरी के टर्मिनल्स पे यानी कितने वोल्ट की ये बैटरी है, ये हमें फाइंड करना है। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको लगाइए, देखिए क्या कर पाएंगे इसे आप। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, हमें इसमें दिया कुछ भी नहीं है, बस ये एक ये सर्किट बना के दे दिया और ये क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या है। पहली बात, दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो कैसे हैं सर्किट में, सीरीज में लगे हुए हैं एक दूसरे से। देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे से सीरीज में लगे हुए हैं। बेसिकली ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट है ऐसे, तो ये सीरीज में लगे हुए हैं, दो रेजिस्टेंस एक दूसरे से सीरीज में लगे हुए हैं। अगर हम इस सर्किट को पूरा अपनी तरह से प्लॉट करें तो देखिए ये एक बैटरी है और ये दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, ये बात है। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है 12 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम और इसका रेजिस्टेंस हमें पता करना है और ये 6 वोल्ट। देखिए सीरीज में वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं लेकिन करंट सेम आती है, करंट सेम आती, तो हम इस बैटरी का V निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। कैसे, देखिएगा, करंट यहां से हम फाइंड करेंगे, हम इस डेटा से करंट फाइंड कर लेंगे कि इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट आ रही है। अगर इस रेजिस्टेंस की करंट फाइंड कर ली तो भैया हम वही करंट यहां यूज करेंगे, क्योंकि सीरीज में कभी करंट तो चेंज होती नहीं है, तो उसी को करंट को हम इसके लिए यूज कर लेंगे, तो आर निकाल लेंगे। और जब करंट आगे जाएगी तो भैया हमने आर देख लिया, दोनों आर देख लिए, V1 V2 और आर दिया हुआ है, तो क्या हम टोटल V नहीं निकाल सकते? V इक्वल टू V1 प्लस V2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, टोटल V भी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से निकालिए आंसर। चलिए हम भी साथ साथ करते चल रहे हैं। देखिए I इज इक्वल टू, इसके लिए ले लेंगे अपॉन R 12 बाई 16, 12 बाई 6 इक्वल टू 2 एम्पियर। तो इसके लिए तो आ गया हमें करंट 2 एम्पियर की। अब इससे हमारा रेजिस्टेंस निकलेगा, रेजिस्टेंस निकालेंगे V इज इक्वल टू आई आर से, तो R इज इक्वल टू V बाई आई। V कितना है 6, I कितना है 2, आ गया 3 ओम, रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम। तो हमें अब इस I की कितनी होगी, देखिए एमीटर की रीडिंग कितनी होगी, उतनी ही रीडिंग होगी जितनी इसकी आई है, उतनी इसकी आई है, उतनी इसकी आई है। तो I की वैल्यू पता चल गई 2 ओम, 2 एम्पियर, ठीक। R की वैल्यू पता चल गई हमें 3 ओम, ठीक। और टोटल बैटरी का कितना होगा, इसका और इसका जोड़ के V इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2, तो 12 6 18 वोल्ट टोटल हो गया। समझ आई बात या नहीं? क्वेश्चन कितना इजी था। सीबीएसई 2018 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, जरा देखिएगा इसको, क्वेश्चन समझिएगा। देखिए ये 3 फिगर्स दी हुई हैं, एक में एरिया A है, एक में एरिया 3A है, एक में एरिया A बाई 3 है, एक की लेंथ L है, एक की लेंथ 3L है, एक की लेंथ L बाई 3 है। कह रहे हैं 3 फिगर्स आपको देखना है और बताना है डिस्कस इन विच ज्योमेट्रिकल शेप द रेजिस्टेंस विल बी हाईएस्ट, ठीक। ये 2018 के सैंपल पेपर सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया था, तो देख लीजिए इसको, आंसर क्या आएगा जल्दी से बताइए, कौन से शेप में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्वेश्चन में ये 3 के तीनों कॉपर वायर हैं, ठीक है, 3 के तीनों कॉपर वायर हैं और तीनों की लेंथ और ज्योमेट्रिकल शेप्स अलग अलग दिए हुए हैं। पूछना रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो आप देख लीजिए रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है, चूंकि सबके सब कॉपर के हैं, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, सबके सब कॉपर के हैं, यानी कि इनका कोई भी मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही है। तो इसके लिए मान ले ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है
और ये फिगर 3 मान लीजिए, ठीक है, 1 2 3 या ABC मान लीजिए। तो रेजिस्टेंस इसके लिए R1 मान लो, R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यही होता है फॉर्मूला। L कितना है, L तो सेम है A, R1 का हो गया रो L अपॉन A। R2 कितना होगा, R2 हो जाएगा रो L की जगह रख देंगे L बाई 3 और A की जगह रख देंगे 3A, तो टोटल हो जाएगा रो L अपॉन 9A। L अपॉन रो L अपॉन A की जगह हम रख सकते हैं R1, तो R2 कितना हो गया 1/9 टाइम्स ऑफ R1, और R3 कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा रो L बाई A। L कितना इसका है 3L हो गया है, और A कितना है A बाई 3 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, यह जाएगा 9L अपॉन A, रो 9L अपॉन A। समझ में आई बात या नहीं, बोलो। अब ये L अपॉन A और रो को उठा के हम लिख सकते हैं R1, तो ये कितना हो जाएगा R3 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ R1। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आंसर क्या आएगा, हमने वैल्यूज निकालनी, अब इनको रिस्पेक्टिवली लिख लीजिए। R1 जो है वो तो इतना है, R2 सबसे छोटा, R3 जो है वो सबसे ज्यादा है, तो R3 हो गया मैक्सिमम, यानी इस वाले शेप के लिए ये वाला जो कौन सा शेप R2 माना है, ये वाला माना है R2 और ये R3, ठीक है। तो ये वाला जो है ये तो सबसे ज्यादा हो गया 9 ऑफ R1, तो ये सबसे ज्यादा हुआ। फिर कौन सा आया, सेकेंड वाला आ गया, फिर कौन सा आ गया, नहीं फिर आ गया फर्स्ट वाला, और फिर कौन सा आएगा, सेकेंड वाला आएगा, यही तो आएगा, बोलो। तो ये इस तरीके से इसमें रिलेशन आ जाता है। अगर इसकी रेजिस्टिविटी की बात करी जाए कि भैया बताओ रेजिस्टिविटी सब में कितनी कितनी होगी, आपको पता है रेजिस्टिविटी रो 1 और रो 2 और रो 3 तीनों एक दूसरे के बराबर होंगी, क्योंकि मटेरियल सेम है, ठीक। चलिए साहब, तो क्वेश्चन ये है, देखिए ग्राफ को देखिएगा, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, समझिएगा। ड्रॉ अ क्लोज्ड सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ a 0.5 meter long nichrome wire XY, an ammeter, a voltmeter, 4 cells of 1.5 volt each and a plugging key, ठीक। हमें एक सर्किट ड्रॉ करने को कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक क्लोज सर्किट ड्रॉ करिए जिसमें क्या क्या है 0.5, लिख लीजिएगा इसको, 0.5 ओम का नाइक्रोम वायर है जो कि XY दिखाएगा हमें, XY टर्मिनल है जिसका, एक अमीटर लगेगा, एक वोल्ट मीटर लगेगा, 4 सेल की एक बैटरी है, और हर सेल का बैटरी के हर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5, और एक प्लग की लगी हुई है। चलिए हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो देखिए आपने वायर ले लिया, अब इसमें हमें क्या लगाना है, एक अमीटर लगाना है, एक बैटरी लगाना है, और बैटरी जो लगेगी वो कई सेल वाली है। कितने सेल हैं, कह रहा है 4 सेल की एक बैटरी है, यानी एक सेल तो ये हो गया, दूसरा पेयर बनाएंगे ये, तीसरा पेयर बनाया ये, और एक पेयर ये बनाना पड़ेगा, तब ये जाके हुआ हमारा 4 सेल की एक बैटरी। और 4 सेल की बैटरी है, हर किसी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.5 है, सीरीज में कनेक्ट है तो सबके जोड़ लेंगे 1.5 1.5 1.5, ये 4 बार आपको लिखना है। ये कितनी बार है, 4 बार है, ठीक, 4 टाइम्स है। फिर इसमें लगाना है एक अमीटर लगा दिया, एक प्लग की लगाना है, प्लग की लगा दी हमने, एक वोल्टमीटर लगाना है, भैया एक वोल्टमीटर भी लगा दिया, ठीक। ये तो था इसका पहला ऑप्शन कि भैया आपने ये सर्किट ड्रॉ कर लिया, और ये क्लोज सर्किट है तो आपको इसे बंद करना पड़ेगा, यानी डॉट लगाना पड़ेगा प्लग की में, ऐसे ऐसे 1.5 के लगे हुए हैं, ठीक। इसके बाद ये तो इसने पहला क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट में पहला पार्ट तो आपने ये देख लिया, ये आपने कर लिया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है।
Following graph was plotted between V and I values. What would be the values of V upon I ratio when potential difference is 0.8 volt, 1.2 volt, 1.6 volt respectively? क्या कह रहा है कि V अपॉन I का रेशियो आपको बताना है जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना हो, 0.8 वोल्ट हो. पोटेंशियल डिफरेंस किस किस वैल्यू पे निकालना है, 0.8 पे, 1.2 वोल्ट पे, और आखिरी में कह रहा है एक और 1.6 वोल्ट पे कितना होगा आई की वैल्यू, वी आई का रेशियो, वी अपॉन आई का रेशियो कितना होगा, हमें यह निकालना है. वॉट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दीज वैल्यूज, और आपको इससे क्या कंक्लूजन मिलेगा. ये सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए. चलिए इसको, क्वेश्चन में क्या दिया रखा है. क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये है दिया, इन वैल्यूज के ऊपर हमें निकालना है वी आई का रेशियो. हमें एक का इसमें दे रखा है, ग्राफ में दे रखा है. देखिए 1.6 के ऊपर 0.6 है, 1.6 के ऊपर 0.6 है. ये रेशियो हमें निकल ही आएगा. ये रेशियो तो निकाल लेंगे, या ये भी नहीं निकाल पाएंगे. ठीक, इस रेशियो से निकालिए v अपॉन आई का ये रेशियो तो निकालिए. लास्ट वाली तो डिजिट मिल रही है, कितना आएगा 2.67 ओम. ठीक, हाँ 6.7 ले लो या 6.66 करके वो 8 बना लो, 7 बना लो, जो भी तुम्हारा करे. 2.67 लगभग हुआ. अब आपको ये पता है कि वी आई जो होता है, v अपॉन आई इज इक्वल टू आर होता है, और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए इसका हर किसी का रेशियो सेम रहेगा, आर ही रहेगा. ठीक, तो आप इसमें क्या हो सकता है, अगले वैल्यूज निकालना ही नहीं है, सबका सीधा सीधा लिख देंगे. हर किसी का रेशियो कितना आएगा, इतना ही होगा. अब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि भैया वायर की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही. इट मींस वायर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. वी कंक्लूड दैट एट अ गिवन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू इतना. ठीक, तो भैया ना रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और एक गिवन टेम्परेचर पे वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 2.67 ओम. ये सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन पूछा गया. इसके दो पार्ट थे. एक तो आपसे ये डायग्राम बनवाने को कहा गया, सर्किट डायग्राम. याद रखिएगा, जब क्लोज कहा जाए तो ये क्लोज करिएगा, ओपन कहा जाए तो ओपन करिएगा. ठीक, ये सर्किट डायग्राम बनाने कहा गया. उसके बाद इन्होंने कहा कि इस ग्राफ से आप वैल्यूज निकालिए, वी अपॉन आई के रेशियो निकालिए पर्टिकुलर पॉइंट पे. एक पॉइंट का दे रखा है, बाकी पॉइंट अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि स्लोप जो है वो आपको पता है सेम रहता है. वी आई जो है वो आर के लिए. ठीक है, ओम्स लॉ ही फॉलो कर रहा है. ठीक, तो सीबीएसई 2015 में ये भी क्वेश्चन आया है. इन्होंने दिए हुए ये 4 रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से अरेंज है, और 4 रेजिस्टेंस जो ये अरेंज है ये 3 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं. 4 रेजिस्टेंस. ठीक, क्या कह रहे हैं, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर्स शोन इन फिगर. करंट फाइंड करने को कह रहे हैं. कह रहे हैं भैया इसकी करंट कितनी होगी इसमें बैटरी से निकलने वाली, वो बता दो. ठीक, तो जल्दी से इसका पहले क्या निकालेंगे हम, पहले निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस से निकालेंगे इसकी करंट. बाकी कुछ नहीं होगा, जल्दी से निकाल लीजिए. थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है. ये क्वेश्चन कहां से, यहां से कनेक्ट है, ना कि यहां से. थोड़ा सा इसमें ये देख लीजिएगा, अब निकालिएगा. ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को. देखो यहां से बैटरी से करंट गई, करंट जाते ही ये ऊपर गई, और ये देखिए करंट डिवाइड हो गई. जैसे ही करंट डिवाइड हुई इट मींस हम समझ गए कि भैया यहां करंट डिवाइड हो रही है, ये हो गया पैरेलल में, यानी कि ये 10 ओम का और ये वाला 10 ओम तो पैरेलल में है. लेकिन यहां करंट इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई. ठीक है, यानी कि यहां तीनों में करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रही है. इट मींस ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम तीनों सीरीज में. तो सीरीज वाले पहले हम फाइंड कर लें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा. सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है
10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 ओम, यानी कि ऊपर लगा हुआ है 30 ओम का एक रेजिस्टेंस और ये उससे पैरेलल में कनेक्ट है 10 ओम का ये रेजिस्टेंस, यानी 1/10 प्लस 1/30 आर 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लगाओ। ठीक है, ये R2 हमने टोटल निकाल लिया, R2 इधर रख दो, R1 कितना रखा 10 रख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, बताओ जरा जल्दी से आंसर कितना आएगा इसका। इसका आंसर आया 30/4 या 4/30, 4/30। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया 30/4 इज इक्वल टू 7.5। नहीं समझ में आया, आ गया समझ में। तो R निकल आया 7.5 ओम। ठीक, अब करंट कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। R हमें पता चल गया, V हमें पता है 3 वोल्ट है, 3/7.5। ठीक, यही होगा ना, 3/7.5। तो कितना आया 30/75। ठीक, 15 के टेबल में 2/5 आया। I इज इक्वल टू कितना हुआ 0.4 समथिंग। ठीक, 4 एम्पियर आया या नहीं आया, आंसर आ गया। इजी था, 2015 का क्वेश्चन है ये, सीबीएसई का, इजी है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, ऐसे ही कॉम्बिनेशन। तो कह रहे हैं इसमें, देखिए फिगर दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग सर्किट। पूरे में से कितना करंट निकल रहा है, डेटा आपको यहां दिया हुआ है। तो भैया 3 ओम 3.6 ओम का ये लगा हुआ है, 6 ओम का ये है, 1 ओम का ये है, 3 ओम का ये है और 3 ओम का ये है। इस तरीके से कनेक्शन है और ये बैटरी है 4.5 वोल्ट की। इससे ये सब कनेक्ट है, क्लोज सर्किट है। बताओ कितनी करंट जा रही होगी, सिंपल सी बात है। तो पूछ रहा है करंट कितनी होगी, ये बता दो बस। ठीक, निकाल लेंगे। पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसका, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगा के करंट निकाल लेंगे। सीरीज पैरेलल देख लो इसमें जल्दी से कैसे लगेगा। सीरीज पैरेलल देखो, देखो यहां पे करंट गई, यहां डिवाइड हो रही है इसमें और इसमें, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहां करंट जुड़ के फिर से आ जा रही है, यानी ये वाला और ये पूरा, ये वाला पूरा एक दूसरे के साथ में सीरीज में कनेक्ट है। तो पहले हम इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, पहले इस पूरे का निकाल लें, फिर इन तीनों को सीरीज में जोड़ लेंगे और इससे निकाल लेंगे फिर आंसर। ठीक है, तो पहले इस वाले का निकालना, 6 ओम 1.5 1 ओम और 3 ओम का। तो 1/6 प्लस ये दोनों देखिए सीरीज में है 1 और 3, तो ये हो गया 1/4। इन दोनों को मिला के हम 1/4 कर सकते हैं। तो ये तो निकल आया R डैश, हम इसको निकाल R डैश माने ले रहे हैं। ठीक, कितना आएगा, तो 1/R डैश इज इक्वल टू 10/24। तो R डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/10 इज इक्वल टू 2.4 ओम। ठीक, तो एक तो हमें निकल के आ गया कि भाई ये हो गया हमारा 2.4 ओम। अब इसको हम मान सकते हैं कि ये पूरा सर्किट कितने का है 2.4 ओम का है। तो हम इसे कैसे से कनेक्ट करते हैं, देखिए हम इसे ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं। हम मान ले रहे हैं कि भैया ये क्या है 2.4 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब हम इससे निकाल लेंगे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो 3.6 ओम प्लस 2.4 ओम प्लस 3.0, तो ये कितना आ गया 9 ओम के करीब आ गया। ठीक, समझ आ गई बात या नहीं। इन तीनों को जोड़ के हमने आंसर निकाल लिया, 9 ओम आ गया हमारा रेजिस्टेंस। हमें क्या निकालना है, आई निकालना है, आई हमें फाइंड करना है। रेजिस्टेंस हमें पता चल गया कि भैया इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है 9 ओम, और हमें V पता हुआ है 4.5 है, 4.5 है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, है ना।
तो V अपॉन आर कितना होगा 4.5 अपॉन 9। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा बताइए। 1.2 आएगा ना, 1.2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। बस यहीं पे थोड़ी सी चूक हो जाती है, ऊपर नीचे सारी वैल्यूज सही पुट करिएगा, बाकी इसमें चैप्टर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, 0.5 एम्पियर आया ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरीके का एक क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, सीबीएसई 2018 में यही क्वेश्चन आया है। शो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम। कह रहे हैं 3 रेजिस्टेंस हैं, हर किसी का 9 ओम रेजिस्टेंस है, और इन्हें कैसे कनेक्ट करें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाए 13.5 और 6 ओम। कितना कितना हो जाए 13.5 और 6 ओम, ये अलग अलग है। ठीक, कह रहे हैं अगर 13.5 लाना है तो इन 3 को कैसे कनेक्ट करेंगे, यानी कि एक 9 ओम का दिया हुआ है, दूसरा 9 ओम का दिया हुआ है और तीसरा 9 ओम का दिया हुआ है। इन 3 को कैसे कनेक्ट करेंगे कि 13.5 आ जाए, और इन 3 को कैसे कनेक्ट करेंगे कि 6 ओम आ जाए। आपको क्या लगाना है इसमें क्वेश्चन में दिमाग ये लगाना है कि भैया अगर हमें वैल्यू सबसे छोटा यानी 9 से कम मिल रही है, इट मींस ये पैरेलल में कनेक्ट हैं, और यहां मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू का पता नहीं, यहां मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि 9 और 9 और 9 अगर तीनों को सीधा जोड़ दिया जाए सीरीज में तो 27 आ जाएगा। तो इसलिए ये तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा, यानी 2 को पैरेलल में, 1 को सीरीज में जोड़ेंगे, और यहां पे आ जाएगा, यहां पैरेलल में जोड़ के, या 2 सीरीज में 1 पैरेलल में जोड़ के निकालेंगे। ठीक है, तो करिए इसको भाई जल्दी से। देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहली कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, देखिए अगर हम ऐसे कंडीशन को मेंटेन करें कि भैया ये 9 जो है एक दूसरे के पैरेलल में आ जाए, और एक 9 जो है वो सीरीज में आ जाए, इन दोनों का 9 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखिए 9 है, हाफ हो जाएगा, ये 9 ओम, ये 9 ओम, ये हाफ हो जाएगा, 1/9 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 1/r। कितना हो जाएगा 2, हाँ 2.9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4.5 आया, तो r इज इक्वल टू 4.5 आ गया। ठीक, ये तो हो गया 4.5 प्लस 9 कर दो तो कितना आ जाएगा 13.5 आ रहा है। तो एक तो कॉम्बिनेशन हमें मिल गया ये वाला। इसके लिए क्या करेंगे भैया 6 लाना है, अगर तीनों को पैरेलल में कर रहा है 1/9 1/9 1/9 तो वो तो भाई 3 आ रहा है, लेकिन तीनों पैरेलल में हो नहीं सकते क्योंकि 3 आ रहा है, और तीनों सीरीज में हो नहीं सकते क्योंकि 27 आ रहा है। तो इसका मतलब है यहां पे भी मिक्स मारेंगे, मिक्स वाला कॉम्बिनेशन लगाएंगे। कैसे, देखिए एक 9 दूसरा 9 जोड़ लिया, 9 9 18 हो गया। अब ये जो है ये अगर इसके साथ में सीरीज में आ जाए तो 1/18 प्लस 1/9 इज इक्वल टू कितना होगा, देख लीजिए। ये तो हो गया 18, और ये इसके साथ में पैरेलल में लगा दिया। आंसर बताइए कितना आया, ये आया कि नहीं आया बताओ। आ गया 3/18 इज इक्वल टू 6 ओम, आंसर आया। ये सीबीएसई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। एक और टिपिकल टाइप का क्वेश्चन करा देते हैं, इसमें कई रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और देख लो फाइनल। ये एक सर्किट बना हुआ है, कह रहे हैं हर किसी का रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम है, यानी R1 भी 2 ओम है, R2 भी 2 ओम है, R3 भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम, सब 2 ओम के, सारे के सारे 2 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब कह रहे हैं आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है 2 एंड्स ए और बी के बीच में सर्किट का, निकाल लेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले हमें सीरीज और पैरेलल समझ लेना है, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। देखिए
यहां से करंट गई, ये करंट यहां गई और यहां गई, यानी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हो गए। और यहां देखिए ये करंट आके मिक्स होके फिर इधर चली जा रही है, लेकिन यहां ये फिर डिवाइड हो रही है, यानी ये वाला एक दूसरे के पैरेलल है, ये वाला एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसे ये वाला एक दूसरे के पैरेलल है, और ये वाला एक दूसरे के पैरेलल है। समझ में आ रही बात या नहीं? यानी कि हम इसे R1 और R2 को पैरेलल में ले लें, अगर R1 एंड R2 को इन पैरेलल, तो क्या आ जाएगा? R12 ले लें, इसे R12 ले लें, कितना होगा? 1/R12 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। कितना आया? 1/2 हाफ हाफ है, मिलके क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हम कहते हैं R12 इज इक्वल टू कितना हुआ? 1। कोई दिक्कत? इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आया? 1 ओम। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। ऐसे ही R34 ले लो, R3 एंड R4 भी पैरेलल में है, तो R34 भी सेम ही तो आएगा सबका, 1। यानी इस पूरे की जगह हम क्या मान सकते हैं? ये डायग्राम बना लेना, फिर हम इसका दूसरा डायग्राम बना दे रहे हैं, इसी को और मॉडिफाई करना है। इस पूरे की जगह हम क्या मान सकते हैं कि यहां पे 1 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 1 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ऐसे ही इन दोनों की जगह हम क्या मान सकते हैं कि यहां पे भी 1 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सेम हम यहां पे भी कर सकते हैं, सेम यही होगा। R56 भी 1 ओम आएगा, सेम इसी तरीके से 5 और 6 में रख देंगे 1/2 करके, तब भी 1 आ जाएगा। तब भी हम इसे क्या कर देंगे? इन दोनों की जगह हम क्या मान सकते हैं? 1 ओम। अब देखिए ये वाला भी ऐसे ही आ जाएगा, इसको भी हम मान सकते हैं 1 ओम। ठीक, देखिए हमारा सर्किट छोटा हो गया। नाउ दिस इज A पॉइंट, B पॉइंट, C एंड D पॉइंट। क्लियर? हमें A B के बीच में निकालना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए इन दोनों को, अब देखिए ये दोनों एक दूसरे से सीरीज में, ये दोनों एक दूसरे से सीरीज में, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये ऐसे कनेक्ट है। ये सीरीज वाला है तो ये 2 ओम हो जाएगा, 1 ओम सीरीज में कितना हुआ? R सीरीज 1 + 1 इज इक्वल टू 2। हम कह सकते हैं ये 2 ओम का ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहां नीचे भी सेम, यहां पे 1 ओम 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सेम। क्लियर? अब ए बी के अक्रॉस का पोटेंशियल ये निकाल नहीं पाओगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत आसानी से निकल सकता है। कितना हो जाएगा? 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1 ओम। क्लियर? क्लियर हुआ या नहीं? तो ये 1 ओम आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं क्वेश्चंस, देखिएगा। क्वेश्चंस हम लिख रहे हैं, आंसर आप बताएंगे अब आप, ठीक है? हम नहीं सॉल्व कराएंगे। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। टोटल निकालना है आपको ए बी के बीच में, ये सी डी पॉइंट्स हैं, ये आपको टोटल निकालना है। 3 ओम का ये लगा है, 2 ओम का ये लगा है, 1 ओम का ये लगा है, 2 ओम का ये लगा है, 3 ओम का ये लगा है। ठीक है? आंसर आपको बताना है, हम नहीं करेंगे, ये आपको आंसर बताना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पे आपको 2 फिगर्स मिल रही हैं। अगला क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देख लीजिए करंट की डायरेक्शन इन्होंने दिखाई हुई है, इसमें करंट यहां से बी से चल रही है, ए तक जा रही है, यहां करंट ए से चल रही है, बी तक जा रही है। इन दोनों में आपको करंट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में। ठीक है? आंसर्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है? तो ये आपके कुछ सर्किट डायग्राम्स हैं जिनको आपको हमें बताना है। बाकी क्वेश्चन सारे हो गए हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको पूरा चैप्टर समझ में आ रहा होगा। ठीक है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, और अगर आप कोई वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट करें,
अगर कोई भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट करें, कोई क्वेश्चन हो तो आप टेलीग्राम के ऊपर हमें अपने क्वेश्चन को भेज दें। आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाना है और सर्च करना है बायोलॉजी बाय आसिम सर। आप इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम के ऊपर, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप वहां पे जाके पोस्ट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अपना, कोई भी डाउट, किसी भी तरीके की क्वेरी अगर हो तो आप टेलीग्राम के ऊपर हमसे कांटेक्ट करें। इस सभी चीजों की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियोस जैसे ही अपलोड हो आप तक पहुंचे और बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आए। हैव अ नाइस डे।